जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन की कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके कंटेनर्स होते हैं जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज आते हैं। इससे पहले हमने क्या बात की थी? इससे पहले हमने देखा था कि ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन स्टेराइल डोजेस फॉर्म होती है जिसको आप आँखों में डालते हैं और टॉपिकली और एज वेल एज सिस्टमेटिकली दोनों तरह से ये यूज़ की जाती हैं। एप्लीकेशन देखी थी इनकी। ट्रीटमेंट के तौर पर आप एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, वायरल, एस्ट्रिंजेंट, मिडियाटिक इफेक्ट, इन सब के लिए आप इसको काम में लेते हैं। और हमने देखा था फॉर्मुलेशंस कौन कौन सी होती हैं: ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट। इसके अलावा आई लोशन, कॉन्टैक्ट लेंस और सॉल्यूशन, और उसके लिए लेंसेज में दो देखे थे आपने, कौन से? हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखी थी: स्टेरिलिटी, आइसोटोनिसिटी, बफरिंग, विस्कोसिटी, क्लियरिटी, ये सब। उसके बाद आपने देखा था स्टलाइजेशन, जिसमें रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेव को जाना था। अब देखो आगे कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं आपके? कंटेनर्स तीन तरह से आप अलग अलग यूज़ करते हैं। कौन कौन से? प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल। ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर कैसा होता है आपका? कुछ इस तरह की उसकी शेप होगी नॉर्मली जो हम देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसको आप दबा के इसमें से ड्रॉप निकालते हैं। ठीक है। 2 बूंद एक एक घंटे के अंदर से, जो भी आपकी डोज रहेगी उस हिसाब से। बात ये है कि प्लास्टिक कंटेनर कौन से इस्तेमाल में लेंगे, तो आप बोलेंगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है तो क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल। कौन सा कंटेनर? पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन का बना हुआ प्लास्टिक का कंटेनर जनरली हम काम में लेते हैं। किसके लिए? ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन को रखने के लिए। ठीक है। जिसके ऊपर ऐसे ड्रॉप बनी होगी, यहाँ से आप आउट करेंगे और जो भी आपको ड्रॉप फिक्स करनी है उस हिसाब से आप ड्रॉप निकालेंगे इसमें से, प्रेस करके, और यूज़ में लेंगे। इसके अलावा ग्लास। ग्लास के तौर पर आप एक ही चीज़ स्पेशली लेंगे, कौन सी? बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप, कौन सा? फर्स्ट, जिसको आप मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं किसके अंदर? ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के अंदर, एज ए किसके लिए? कंटेनर्स के तौर पर। और क्या काम में लेते हैं हम? मेटल। मेटल कौन सा आपका? एल्युमिनियम। अब देखो एल्युमिनियम वर्ड क्यों लिया है हमने काम में यहाँ पे? आपकी जो आएगी क्या? ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स, वो किसके अंदर आते हैं? ऑप्थेल्मिक क्या, जनरली जितने भी ऑइंटमेंट आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? कुछ ऐसी एक ट्यूब के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर ऐसे कोई ट्यूब होगी, उसके अंदर प्रिपरेशन होगी। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं आप? कोलेप्सिबल ट्यूब बोलेंगे आप इसको। क्या बोलेंगे? कोलेप्सिबल ट्यूब। क्यों बोलेंगे आप इसको? क्योंकि आप इसको ऐसे दबा के, यानी ऐसे प्रेस करके हाथों से, और अपना जो फॉर्मुलेशन अंदर इसको बाहर निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, जिस भी अप्लाइड एरिया पे, है ना, अगर आप बात करें स्किन की तो स्किन पे अप्लाई करना हो, आँखों में, तो क्या करेंगे आप? ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन को यहाँ से प्रेस करेंगे, ये बाहर आएगी और आप इसको आँखों के अंदर डालेंगे। ठीक है। तो इसलिए आप क्या काम में लेते हैं? एल्युमिनियम मेटल को काम में लेते हैं एज ए कोलेप्सिबल ट्यूब बनाने के लिए, है ना, कोलेप्सिबल कंटेनर बनाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा देखो एक वर्ड यहाँ हमने एंटर नहीं किया है, जिसका नाम क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है? आते तो खाने के काम में, लेकिन कुछ प्रिपरेशन, जैसे आपने सुना होगा आंखों के कैप्सूल, कौन सा? क्लोरमफेनिकोल। जर्नल है, बिल्कुल मोस्ट कॉमन है, क्लोरमफेनिकोल का कैप्सूल्स आता है ना। इसमें क्या होती है, आपके एक छोटा सा कैप्सूल होगा जिसके ऊपर एक नोजल सी बनी होती है, आप इसको ऐसे कट करते हैं और आंखों के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरह से कंटेनर के तौर पे है, लेकिन आप इसको कंटेनर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। जब आप इसको खाने में काम में लेंगे तब यह किसमें? कंटेनर के तौर पर नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसको आंखों के अंदर ऐसे लिया, कैप्सूल कट किया, इसमें से अंदर जो आपने प्रिपरेशन रख रखी है ना, जो प्रिपरेशन आंखों के लिए डाल रखी है फॉर्मुलेशन, उसको आपने निकाला, आंखों में डाला और इसको एग्जैक्ट करके, यानी फेंक दिया आपने इसको यूज़ में लेके। ठीक है। तो ये भी एक तरह से कंटेनर के तौर पर इसमें काम में आ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए जनरल कंटेनर्स के बारे में, तो आप ये तीन ही जानेंगे: प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल। प्लास्टिक के लिए कौन सा? फ्लेक्सिबल पॉलीइथाइलिन का। ग्लास कौन सा? बोरोसिलिकेट टाइप फर्स्ट। और ऑइंटमेंट में अगर आप काम में ले रहे हैं मेटल, तो कौन सा? एल्युमिनियम की कोलेप्सिबल ट्यूब बना के आप क्या करते हैं? काम में लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या है। आगे जो आज हम जिसका पूरा डिस्कशन है हमारा, वो है आपका क्या? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यानी आपकी प्रिपरेशन बन गई, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन बना दिया आपने। ठीक है। अब उसको चेक कैसे करेंगे कि प्रिपरेशन सही बनी है कि नहीं बनी है? तो उसके लिए कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं। जैसे आप बोलें पहला क्लियरिटी टेस्ट। अब वर्ड जो क्लियरिटी, इसी से पता लग रहा है क्या है कि जो आपका प्रिपरेशन है वो एकदम साफ सुथरी नजर आनी चाहिए, साफ दिखनी चाहिए। ठीक है। कैसे साफ दिखनी चाहिए? फॉरेन पार्टिकल जिसके अंदर ना हो, है ना, क्लियर दिखे। तो उसके लिए कौन कौन से तरीके आप काम में लेंगे? डायरेक्ट विजुअल टेस्ट, जिसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली देखेंगे प्रिपरेशन के अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, कुछ बाहर की चीज़ तो नहीं है,
ठीक है। लाइट स्केटिंग या कॉल्टर काउंटर मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन मेथड के तौर पर, या फिर जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ग्लास ऐसे इसमें से पास किया अपने लाइट, अगर वो स्केटर हो गई, इधर उधर फैल गई, यानी इसके अंदर कोई पार्टिकल था जिससे टकरा के लाइट फैल गई, यदि ये सीधी चली जाती यानी क्या था, ये क्लियर था। ठीक है, तो ये तरीका किस में काम में लोगे आप, लाइट स्केटिंग के तौर पर। ऐसे कॉल्टर काउंटर मेथड को काम में लेते हैं हम किस चीज़ के लिए, क्लियरिटी टेस्ट के लिए। क्यों करते हैं, ताकि फॉरेन पार्टिकल से रहित, यानी बिना फॉरेन पार्टिकल के आपकी प्रिपरेशन है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, क्लियरिटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा क्या होती है आपकी विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी हमने पहले भी जानी थी, किससे करी थी हमने, मिथाइल सेलुलोज से मेंटेन करते हैं जनरली। 15 से 25 सेंटीपोइज के बीच में आप क्या रखोगे, विस्कोसिटी रखोगे। और विस्कोसिटी क्यों रखते हैं हम, ताकि जो आपकी जो प्रिपरेशन बनी है वो लॉन्गर, यानी लंबे समय तक, कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम, उसका टाइम बढ़ जाए। यानी आपने आंखों के अंदर डाली है ना, तो प्रिपरेशन डालने के बाद वो सीधी बाहर ना आके बजाय एक लंबे समय तक आंखों के अंदर, एक लंबा समय जितना हमें चाहिए वहाँ तक बनी रहे, ताकि जो उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी है ना, थेरेपेटिक एक्शन देना है जो उसको, वो प्रॉपरली दे सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी को हम मेंटेन करते हैं। कौन से तरीकों से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, तो दो तरीके होते हैं इसके लिए, एक तो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर एंड एक ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। इन दोनों के नाम याद रखने में केवल अभी के लिए इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम रखते हैं क्या, एक फिनोमिना रखते हैं पार्टिकल साइज, एंडरसन पिपेट मेथड, है ना। इसके थ्रू क्या करते हैं आप, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। और भी अलग अलग डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके थ्रू क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लेंगे, उसमें देखेंगे कि पार्टिकल साइज कितना है। ठीक है, वर्ड ध्यान रख लो, कितना रखना है, पार्टिकल क्या रखना है, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंदर। ठीक है, एक जो हमने पहले देखा था स्टेरिलिटी मेंटेन करने के आपको तरीके बताए थे, कौन कौन से बताए थे, रेडिएशन के थ्रू बताया था आपको, है ना। ऑटोक्लेव के थ्रू भी करते हैं, और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी क्या करते हैं हम, स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं। लेकिन प्रिपरेशन बना दी, अब वो स्टेराइल हुई कि नहीं हुई, ये बात कैसे पता लगेगी, तो ये बात कैसे पता लगेगी, दो तरीकों से। कौन कौन से, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड कब काम में लेते हो आप, जब आपकी प्रिपरेशन कैसी हो, ऑयली हो। ठीक है, या फिर कैसे हो, ऑइंटमेंट दैट कैन पुट इनटू द सॉल्यूशन, यानी ऑइंटमेंट जिसको आप सॉल्यूशन के अंदर पुट कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर मतलब कर सकते हो ऑइंटमेंट को, जब आप सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो तब। और जब आपकी प्रिपरेशन के अंदर नॉन बैक्टीरियोसाइड, यानी बैक्टीरिया नहीं मारने वाली चीज़ें हो, यानी ऐसी प्रिपरेशन बना रहे हो अगर आप एंटी बैक्टीरियल, और उसके लिए बोलो कि बैक्टीरिया है नहीं, तो ये तो बेकार की बात हो गई। यदि प्रिपरेशन के अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो एंटी बैक्टीरियल काम करे, है ना, या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करें, तो काम में नहीं लेंगे। कब कब काम में लेंगे, जब आपकी ऑयली प्रिपरेशन हो, या फिर जिस ऑइंटमेंट को आप सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, और जब आपकी प्रिपरेशन कैसी हो, नॉन बैक्टीरियोस्टेटिक, है ना, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट ना हो, तब काम में लेते हैं हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड को। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप सैंपल को लेंगे, प्रिपरेशन जो आई है उसको क्या करेंगे, 0.45 माइक्रोन के साइज वाली मेम्ब्रेन से पास आउट करेंगे। ठीक है, पास आउट करेंगे, और पास आउट करके इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। क्या किया आपने, प्रिपरेशन ली, उसको 0.45 माइक्रोमीटर की मेम्ब्रेन से पास आउट किया, पास आउट करने के बाद क्या किया, उसके दो पार्ट कर दिए। ठीक है, दो पार्ट हो गए। अब आपके कौन कौन से पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करोगे आप, 180 ml अप्रोक्स, कितना, 180 ml लगभग कल्चर मीडिया डालेंगे। कल्चर मीडिया क्या होता है, वो मीडिया जिसके अंदर आप, जैसे हमें खाना पसंद है ना, हमें चीनी के पसंद है, तो हम क्या है, चीनी के पास रख दें, हम रोटी सब्जी सब रखी है हमारे पास, उसके पास बैठे हम, तो हमको जितनी ज़्यादा मिलेंगे हम उतने ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो वैसे ही होता है कल्चर मीडिया। वो क्या होता है, अगर आपका बैक्टीरिया है या फंगस है, उसके लिए अगर खाने की चीज़ उसकी फेवरेट रख दी, तो दौड़ के भग के आएगा, उसको खा के बड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। ठीक है, जिसके अंदर आप ग्रोथ कराते हो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, कैसे, खिला पिला के। तो कल्चर मीडिया लेंगे आप, ठीक है, 180 ml। और कल्चर मीडिया में भी कौन सा मेथड काम में लेंगे, कैसीन प्रोटीन वाला, कैसीन डाइजेस्ट अगार। अब ये बनी बनाई प्रिपरेशंस आती हैं, इसको डाइल्यूट करके बनाते हैं आप 180 ml तक। ठीक है, इसको लेंगे किस पर्पज़ से, फंगस के पर्पज़ से जनरली। ठीक है, और इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन क्या होता है, आपका एक मशीन होती है इंक्यूबेटर, उसके अंदर आप इसको रख देते हैं प्रिपरेशंस को, जिसमें 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, जो जनरली रूम टेम्परेचर के हिसाब से होगा, और 7 दिनों के लिए रख देंगे। ठीक है, क्या किया है हमने,
180 ml प्रिपरेशन बनाई है किसकी, कैसीन डाइजेस्ट अगार की, जो कल्चर मीडिया है। उसके अंदर आपने जो आधा हिस्सा पहले फिल्टर होकर आया था उसे लिया है, दोनों को मिला के इंक्यूबेट कर दिया 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 दिनों के लिए। ठीक है, जो दूसरा वाला मीडिया है आपका, जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें क्या करोगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। इसमें आप 100 ml लोगे क्या, थायोग्लाइकोलेट। थायोग्लाइकोलेट का क्या करोगे, कल्चर मीडिया लोगे और क्या करोगे, उसको आप 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 7 दिनों के लिए रख दोगे। ठीक है, दोनों के दोनों रख दिया आपने। अब क्या हो गए, दोनों के दोनों रखने के बाद एक प्लेट ये तैयार होगी, एक ये तैयार होगी। ये फंगस के लिए तैयार हो रही है, कैसीन डाइजेस्ट अगर वाली। ये थायोग्लाइकोलेट के लिए तैयार हो रही है, किसके लिए, आपकी बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, दोनों के अंदर अगर फंगस हुई तो इसमें ग्रोथ हो जाएगी उसकी, भाई एक भी फंगस हुई तो बढ़ जाएगी वो, ऐसे ही इसके अंदर बैक्टीरिया हुआ एक भी तो बढ़ जाएगा वो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, दोनों के दोनों कॉल्टर काउंटर मेथड है ना, ये आपका कैलोरीमीटर वगैरह के थ्रू काउंट करते हैं कितनी कॉलोनी बनी, है ना, वो चीज़ आ गई उसमें आएगी आपकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अभी क्या करोगे आप, मशीन के अंदर रखोगे और देखोगे कि क्या ये 100 क्यूबिक पर फीट से बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना। और ये किसके लिए थी, फंगस के लिए। और ये जो बैक्टीरिया वाली है ये 200 to 300 CU पर फीट के हिसाब से हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यदि ये 100 CU पर फीट को क्रॉस कर जाती है फंगस के लिए तो यानी आपकी प्रिपरेशन क्या है, ख़राब है। ठीक है, वैसे ही अगर ये 200 to 300 CU पर फीट FT हिसाब से क्रॉस कर जाती है तो क्या ये बैक्टीरियल प्रूफ नहीं है, यानी दोनों केसेस में क्या हुआ, आपकी सैंपल है जो प्रिपरेशन है वो हो गई ख़राब। ठीक है, इसलिए उस केस में आप क्या करोगे, सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा पूरा का पूरा आपको बैच। ठीक है, समझ के बाद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड करते हैं आप, कब करते हैं, जब आपकी प्रिपरेशन कैसी हो, ऑयली हो, ऑइंटमेंट जिसको आप सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसफर कर सके उस केस के अंदर, या फिर जो आपकी प्रिपरेशन है वो नॉन बैक्टीरियोस्टेटिक हो, यानी उसके अंदर किसी तरह का एंटी माइक्रोबियल ना हो तब। ठीक है, तब काम में लेते हैं। सबसे पहले आप इसको फिल्टर करेंगे किससे, 0.45 माइक्रोन साइज की मेम्ब्रेन से 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक में कैसीन डाइजेस्ट अगार वाला, दूसरे के अंदर थायोग्लाइकोड डालेंगे। दोनों के अंदर देखेंगे बैक्टीरियल फंगस की ग्रोथ। इसके अंदर यदि 200 से 300 बैक्टीरिया के लिए अगर बढ़ जाती है ना, लिमिट बढ़ जाती है तो ये आप डिस्कार्ड करेंगे। और फंगस के लिए यदि ये कितना 100 को क्रॉस कर जाती है, 100 CU पर फीट को क्रॉस कर जाती है, क्यूबिक पर फीट को, कॉलोनीज टोटल, तो क्या करेंगे आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो यूनिट्स वगैरह हैं अभी जो आपको बताई ये सब चीज़ें और पूरा मेथड प्रोसीजर ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर का पार्ट है। अभी केवल इतना याद रखना है कि कैसे आप मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है आपका डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्टली आप सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे, कल्चर मीडिया के अंदर एसेप्टिकली डालेंगे। एसेप्टिकली यानी स्टरलाइजेशन की हुई जो आपकी प्रिपरेशन है उसको जिस चैम्बर के अंदर डाल रहे हो, जिस वेसल्स के अंदर डाल रहे हो, वो एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब से फ्री है। और वो फ्री किससे करी है आपने, डिफरेंट मेथड, जैसे यूवी से कर दिया आपने उसको। फिर उसके बाद उसके अंदर आपने कल्चर मीडिया डाला, कल्चर मीडिया के अंदर डायरेक्ट प्रिपरेशन डाल दी। और क्या करोगे आप, इसको मिक्स करने के बाद सैंपल मीडिया और सबको मिक्स करोगे, इंक्यूबेट कर दोगे। ठीक है, 14 दिन से कम नहीं करोगे, यानी 14 दिन से ज़्यादा के लिए इंक्यूबेट करोगे और देखोगे माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, यदि आपका सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है, टर्बिड यानी धुंधला हो जाता है, तो उस केस में आपको सैंपल डिस्कार्ड करना है ना। सबसे सरल तरीका क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन लेनी है, उसको क्या करना है, आपको कल्चर मीडिया के अंदर डालना है, दोनों को मिला के 14 दिन के लिए रख दोगे, है ना, कम से कम 14 दिनों के लिए रख दोगे। फिर उसके बाद देखोगे जो आपका सैंपल है जिसके अंदर आपने कल्चर मीडिया को लिया है, अपने प्रिपरेशन जो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन बनाई उसको लिया है, वो सब क्लियर था। अब क्या है, वो धुंधला हो गया। धुंधला मतलब उसमें हल्का हल्का गंदगी सी नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपका प्रिपरेशन है जो आपने तैयार की है अपनी प्रिपरेशन ऑप्थेल्मिक, वो ख़राब है, आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। 2 मेथड हमने बात कर ली। इसके बाद है आपकी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन को आप मेज़र करते हैं किससे, स्टैल्गमोमीटर से। ठीक है, ये किस काम में आती है आपकी, ये सरफेस टेंशन आती है वेटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। प्रॉपर वेटिंग आपको चाहिए होती है ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के अंदर, जिसको आप किससे मेज़र करोगे, स्टैल्गमोमीटर के थ्रू में। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर यानी टोनिसिटी मेंटेन करने हैं आप, कैसा बनाना होता है, आइसोटोनिक, है ना, आइसोटोनिक प्रिपरेशन बनानी होती है आपको, जिसकी हमने बात की थी किसके अंदर, प्रिपरेशन के दौरान में। ठीक है, आइसोटोनिक मतलब सेम फेवरेबल एज आई, जैसे आपका आई का अंदर जो फ्लूइड रहेगा, टीयर फ्लूइड जिसकी pH 7.4 होती है
है ना, उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, अपना जो प्रिपरेशन है उसको आइसोटोनिक बनाओगे, उसी के फेवरेबल बनाओगे, ना तो कम यानी हाइपो रखोगे, ना ज़्यादा यानी हाई पर रखोगे। ठीक है, मेंटेन किससे करते हैं हम इसको, 0.9% सोडियम क्लोराइड से मेंटेन करते हैं आप जनरली इसको, या फिर 1.8% ऑफ बोरिक एसिड के थ्रू क्या करते हैं आप टोनिसिटी को मेंटेन करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, दोनों के दोनों जो आपने प्रिपरेशन लिए उस प्रिपरेशन को ओस्मोमीटर के अंदर डालोगे। किसके अंदर, ओस्मोमीटर, एक मीटर होता है, मशीन होती है ग्लासवेयर, उसके अंदर आप डालोगे, उसको क्या बोलते हैं आप, ओस्मोमीटर, उसके अंदर डालोगे। जो आपकी जो भी कैलकुलेशन वगैरह आएगी किससे निकालेंगे आप, उसके लिए दो मेथड है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड एंड मोलिकुलर आयन कंसंट्रेशन मेथड। इन दोनों के थ्रू आप क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। इतना याद रखना है अभी के लिए कि फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, इसका फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, -520 निकाल के कोई तरीका याद करने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि ऑस्मोमीटर से जो प्रिपरेशन आपने प्रोसेस किया है उसके लिए जो कैलकुलेशन करोगे वो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और मोलिकुलर आयन कंसंट्रेशन मेथड, इन दो तरीकों से आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, इसके अलावा आपकी होती है पीएच कितनी रखनी है आपको, 7.4। ठीक है, पीएच कितनी रखनी होती है आपको, 7.4 रखनी होती है। अभी ऊपर हमने बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, वो प्रेशर से रिलेटेड थी, जिसमें आप क्या करते हैं, सेम प्रेशर रखते हैं, आइसोटोनिक बनाते हैं प्रिपरेशंस को। ठीक है, उसका पीएच से लेना देना नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर का पीएच से आप लेना देना नहीं करोगे, टोनिसिटी से मेंटेन करोगे। टोनिसिटी यानी सेम प्रिपरेशन रखनी है, सेम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर रखना है, किसका, टीयर फ्लूइड का भी, और किसका, आपका जो आपकी प्रिपरेशन बनी उसका भी। किससे मेंटेन करते हैं आप, सोडियम क्लोराइड 0.9% से, या फिर बोरिक एसिड 1.8% के थ्रू। पीएच 7.4 होती है आपकी, 7.4 यानी 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए। सीधा सीधा पीएच मीटर के अंदर डालोगे और पीएच निकालोगे, किसके अंदर, पीएच मीटर के थ्रू सीधा सीधा पीएच कैलकुलेट कर लोगे, किसकी, आपकी प्रिपरेशंस की। इसके अलावा होता है आपका बायोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं आप, रैबिट के आँखों में, यानी जो आपका खरगोश होता है उसकी आँखों में डालोगे, है ना, जनरली आप रैबिट को काम में लेते हैं हम, है ना, डालोगे और देखोगे उसके अंदर इरिटेशन आई नहीं आई, उसकी आँख में लाल हुई कि नहीं हुई, कोई स्वेलिंग से तो नहीं आई। ठीक है, उसके थ्रू पता लगाते हैं आप कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और होता है आपका क्या, लीकेज टेस्ट, इसमें तो कुछ नहीं है, जनरल आपको प्रिपरेशन लेनी है, सैंपल के अंदर डालनी है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर डालनी है। वैक्यूम में क्या होगा, पानी भरा होगा, ठीक है, अगर वो लीक कर रही है बोतल आपकी जरा सी भी, तो क्या बबल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, पता लग जाएगा कि लीकेज है या नहीं। क्या किया, वेसल्स ली, पानी भरा हुआ, चैप बंद कर दिया वैक्यूम चैम्बर, इसके अंदर आपने पहले से सैंपल जो है प्रिपरेशन है, पैक्ड प्रिपरेशन है, वो रख दी। ठीक है, अब इधर से खींच रहे हो, आप सक कर रहे हो, वैक्यूम प्रेशर से खींच रहे हो हवा, अब इसके अंदर जरा सी भी लीकेज हुई तो इधर क्या है, बबल जनरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, पता लग जाएगा, जैसे साइकिल में पंचर का पता लगाया, ऐसे पता लग जाएगा लीकेज है या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कॉमन क्वांटिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, कब काम में लेते हैं आप, जब आपकी प्रिपरेशन तैयार हो गई। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका क्या, एडजुवेंट्स, क्या बोलेंगे आप, एडजुवेंट्स, जो क्या कब काम में लेते हैं, आई प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, वो एडजुवेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, थिकनिंग एजेंट, कौन से, थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट के तौर पे आप क्या क्या काम में लेते हैं, मिथाइल सेलुलोज, ये याद रख लेना बस कॉमन, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी इथाइल सेलुलोज, ठीक है, और पोलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सब थिकनिंग एजेंट होते हैं, ये आप ध्यान रख लें, जो क्या करते हैं आपके कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो प्रिपरेशन है उसके आई कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ा देते हैं, ये थिकनिंग एजेंट कहलाते हैं। इसके अलावा बफर्स होते हैं, ठीक है, बोरिक एसिड बफर, फॉस्फेट बफर, वो सब काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी, एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से काम में लेते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, तो वो कौन सा काम में लेते हैं आप, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड काम में लेते हैं आप, कितना, 0.05 से 0.5% के बीच में। ठीक है, और दूसरा क्या काम में लेते हैं आप, सोडियम थायोसल्फेट, वो कितना काम में लेते हैं आप, 0.1 से 0.2% के बीच में काम में लेते हैं, क्या, सोडियम थायोसल्फेट, जो कॉमनली काम में ले जाते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट काम में लेते हैं कुछ हम। अब चिलेटिंग एजेंट काम में क्यों लेनी है, प्रिपरेशन बना दी, उसके अंदर कोई ट्रेस अमाउंट आ गया, यानी हैवी मेटल कोई ट्रेसेस आ गया, ट्रेसेस यानी कम मात्रा में ना दिखने वाला कोई मेटल आ गया, उसको रिमूव करना है, तो क्या काम में लिया आपने, EDTA, बहुत अच्छे से पता है आपको, अच्छा चिलेटिंग एजेंट है EDTA, है ना, डाई सोडियम EDTA भी बोलते हैं इसको आप, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये वर्ड भी बोलते हैं आप इसको। ठीक है, वो क्या करेगा, चिलेट फॉर्म कर लेगा और उस जो आपका हैवी मेटल है उसको हटा देगा, तो चिलेटिंग एजेंट काम में ले लिया। और काम में क्या लेते हैं हम, वेटिंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट के तौर पर आपको पहले भी बता रखा हमने, क्या, पॉलीसोर्बेट 20, पॉलीसोर्बेट 50 एज ए आप क्या काम में लेते हैं, वेटिंग एजेंट के तौर पर। आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए क्या काम में लेंगे आप, बफर्स काम में लेंगे,
ठीक है, बफर प्रिपरेशंस काम में लेंगे और कोई दूसरे सॉल्यूशंस होते हैं जो लैक्रिमल के सेक्रेशंस के इक्वल करते हैं टोनिसिटी को, वो सब हम काम में लेते हैं। तो ये कुछ आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया हमने। ठीक है, और क्या बताया था हमने पहले, एक टेस्ट जो आपका क्या बोल देंगे आप, पायरोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पायरोजन टेस्ट, वो अप्लाई नहीं करते हम आई प्रिपरेशंस के लिए। क्यों नहीं अप्लाई करते हैं उसको हम, उसकी भी वजह है। वजह क्या है कि जो आपके पायरोजन है वो बने होते हैं किसके, लिपोपॉलीसैकेराइड्स के या लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, और हाई मोलिकुलर वेट रखते हैं अपना। कैसा रखते हैं, हाई मोलिकुलर वेट रखते हैं। तो ये क्या है, क्रॉस नहीं कर पाता है जनरली, हमारी जो आई है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि लार्ज पार्टिकल है ना, बड़े मोलिक्यूल वाले साइज वाले हैं पायरोजन, तो क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसलिए इस टेस्ट को हम क्या कर देते हैं, इसको बाईपास कर देते हैं जब आप क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ पूरा का जो हमने आज पढ़ा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में, वो आई की ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में था। ठीक है, इसके साथ ही हम जो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन के बारे में बातें थी वो यहीं एंड होती है। ठीक है, पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू एंड जय हिंद। देखो पूरी कोशिश होती है सही बनाने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक कोई भी अगर हो जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।